हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट संजय की पाठशाला। आज हम लोग अपनी रेगुलर सीरीज के अंदर अमेरिकी संवैधानिक योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, राइट। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम यानी अमेरिकी संवैधानिक योजना। देखिए, अब तक हम लोग भारतीय संवैधानिक योजना के संदर्भ में पढ़ते आ रहे थे। पिछले मुझे लगता है 22-24 एपिसोड के अंदर हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एक रूपरेखा समझी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नियमित अध्याय में मूव करने से पहले मेरी कोशिश होगी कि आपको कम से कम विश्व के उन देशों के संविधानों के साथ भारतीय संविधान का एक तुलनात्मक अध्ययन कराऊं, जिन संविधानों का हमारे संविधान के निर्माण में एक तरह से कह सकते हैं उनकी छाप रही है, उनकी भूमिका रही है। भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं जो विश्व के दूसरे सफलतम संविधानों से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान भी उनमें से एक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम ऐसे प्रोविजंस आपको मिलेंगे जो हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि विश्व के वे सभी संविधान जिनका किसी न किसी रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनकी कोई ना कोई भूमिका रही है, जिनकी एक तरह से इम्प्रिंट्स देखने को मिलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे छाप देखने को मिलती है, उनका हम भारतीय संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और उस कड़ी में हमने जो पहला देश चुना है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को समझेंगे और अमेरिकी संवैधानिक योजना समझने के साथ साथ भारतीय संवैधानिक योजना के साथ इसका एक कंपैरेटिव असेसमेंट भी करेंगे, है ना, तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। देखेंगे कि तुलनात्मक रूप से अमेरिकी संवैधानिक योजना का भारतीय संवैधानिक योजना के साथ किस तरह का संबंध है। और इस तरह से कम 8-10 देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका प्रभाव भारतीय संविधान पे दिखता है। और उसके बाद सीधे हम लोग मूव कर जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नियमित अध्यायों में, जहां प्रारंभ करेंगे हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के साथ, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण देशों की संवैधानिक योजना हम लोग निसंदेह पढ़ेंगे। ऐसा मैं पहले भी आपसे कमिटमेंट किया था, क्योंकि ये सब जब समझ जाएंगे तो आगे भारतीय संविधान को समझना बेहद आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आपका टॉपिक है आज का अमेरिकी संवैधानिक योजना, और साथ में हिडन रूप से, छुपे हुए रूप में, जो मैं उल्लेखित नहीं कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के साथ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भारतीय संवैधानिक योजना, है ना। एक बात आपको और बता दूं मैं, लेक्चर के प्रारंभ में, शायद आगे भूल ना जाऊं, इसलिए जिस टाइम पे ये लेक्चर जाएगा आप ये मान के चलेंगे कि नियमित हर दिन उसी समय पर रेगुलर सीरीज के एपिसोड्स आपको मिलेंगे। और लगभग अब बहुत कम गुंजाइश है कि आपके एपिसोड्स को लेकर कोई गैप हो, क्योंकि इधर भी मेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक था और मैं चाह के भी लेक्चर बना नहीं पा रहा था आपके लिए। बट अब कोशिश करूंगा कि अगले कम से कम महीने भर, क्योंकि आने वाले 1-1.5 महीना अपने आप को काफ़ी मैं सीमित रखूंगा,
किसी नए असाइनमेंट को मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो समय भी मिलेगा और रेगुलर सीरीज के एक एक एपिसोड तो हर हाल में आप तक जाएंगे। एनसीईआरटीज और कंपलसरी इंग्लिश को लेकर भी आप में से तमाम लोग मेरे पास मैसेज करते रहते हैं, वो भी परेशान नहीं होंगे। जैसे ही समय की उपयुक्तता बनती है मैं वो सारे भी एपिसोड शुरू कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको अभी चलने देते हैं। मैं खुद प्रारंभ कर दूंगा। मुझे ध्यान है 3 चीज़ें जो भी आपके साथ मैं प्रारंभ किया हूँ उसको परिणति तक ले जाऊंगा, है ना। लास्ट टॉपिक तक उसे पढ़ाऊंगा। हाँ, थोड़ा डिले जरूर हो रहा है। डिले होने के पीछे आपको भी मालूम है कई सारी व्यावसायिक पाबंदियां होती हैं जहां आप अपनी इन्वॉल्वमेंट चाह के भी रोक नहीं सकते। तो आगे एनसीईआरटी के जो 10-11 लेक्चर हुए हैं उसके आगे से मैं शुरू करूंगा, बट अभी एनसीईआरटी के लिए कोई फिक्स डेट आपको नहीं बता सकूंगा। और इंग्लिश कंपलसरी के अभी 2 लेक्चर हुए हैं, इसके आगे अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है, उसको हम लोग करेंगे। बट फिलहाल अभी ये नियमित रहेगा। और एक और बात, ये जो भी लेक्चर जाएगा आपके पास ये रिकॉर्डेड लाइव जाएगा प्रीमियर के फॉर्म में, और हफ्ते में एक दिन किसी टाइम आपको सूचित कर दिया जाएगा, मैं लाइव आ जाया करूँगा। और पूरे एक हफ्ते जितने एपिसोड्स आप पढ़े होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, वो आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि लाइव सेशन में मैं कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आऊँगा, आपके सवालों को लेने आऊँगा, है ना। तो हम लोग देख लेंगे, या तो सैटरडे को या संडे को एक लाइव सेशन रखेंगे। जो रेगुलर एपिसोड की टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे लाइव सेशन रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ठीक ठाक तरीके से पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो रेगुलर सीरीज है इसको अभी कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा जाना है। इसमें कम से कम आप मान के चलेंगे कि 120+ एपिसोड्स जाएंगे। अगर 1 घंटे के एपिसोड रहे तो 120+ जाएंगे। इससे कम के एपिसोड्स है तो हो सकता है लेक्चर की संख्या और बढ़ जाए, बट मेरी कोशिश होगी कि एट एनी हाउ आपको 45 मिनट से लेकर 60 मिनट का एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। अमेरिकी संवैधानिक योजना के बारे में समझते हैं, और समझने के क्रम में भारतीय संवैधानिक योजना के साथ इसका कंपैरेटिव असेसमेंट भी करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। देखो जी, आपको बताऊं, अगर आप कालक्रम के 18वीं सदी में प्रवेश करें, 18th सेंचुरी एडी, समझ रहे हैं, 18वीं सदी ईस्वी में जाएं तो आप देखेंगे कि अमेरिका विश्व के तमाम दूसरे देशों की तरह इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था, है ना। इंग्लैंड की ये कॉलोनी हुआ करता था, उपनिवेश हुआ करता था। 18वीं सदी का मतलब समझ रहे हैं, देखिए 1701 से लेकर 1799 ईस्वी, ये जो कालखंड होगा इसको हम बोलेंगे 18वीं सदी ईस्वी। 18वीं सदी, समझ रहे हैं मेरी बात। अब 19वीं सदी किसे बोलेंगे? 1801 ईस्वी से लेकर, है ना, 1899 ईस्वी तक, ये क्या कहलाएगा? 19वीं सदी कहलाएगा। ये सदी वदी के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अब अगर मैं कहूं 1900 से लेकर, है ना, इवन 1900 ईस्वी जो है इसको हम लोग 20वीं सदी कह लेंगे, या फिर कह लो 18वीं सदी का अंत, 1901 मान लो। 1901 से लेकर, है ना, 2000 तक, 2000 ईस्वी तक, इसको क्या बोलेंगे हम? 20वीं सदी बोलेंगे, 20वीं सदी। यहाँ 1799 ना लिखिए, बल्कि 1701 से लेकर इसको 1800 लिख लीजिए, है ना। 1701 से लेकर 1800 तक क्या बोलेंगे? 18वीं सदी। और 1801 से किसका शुरुआत हो जाएगा? 19वीं सदी का। और ये कब तक चलेगा? आप 1900 तक कह लीजिए, है ना। 1901 से 2000, 20वीं सदी। अभी हम लोग किस में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं। यानी 2001 से लेकर आप कह सकते हैं
2100 तक, 2100 ईस्वी तक इसको क्या बोलेंगे आप? 21वीं सदी बोलेंगे, 21st सेंचुरी। तो अभी जो 2020 है 21 सदी में आएगा, 21वीं सदी में आएगा। हम लोग अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 21वीं सदी से पीछे घूमकर हमें बेसिकली इस कालखंड में जाना होगा, 1701 से लेकर 1800 ईस्वी वाले कालखंड में, जो 18वीं सदी का कालखंड था। और इस समय आपको बताऊं, अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था। यानी आप कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड मैनर में बोले तो आप कह सकते हैं इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था अमेरिका। लेकिन समय के साथ, है ना, अमेरिकियों में इंग्लैंड के विरुद्ध एक तरह से आज़ादी की जिजीविषा जागृत हुई और धीरे धीरे करके वे इंग्लैंड से आज़ाद हो गए। और आज़ादी के उपरांत इवन 18वीं सदी में ही अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद हो गया। और आज़ाद होने के बाद आपको बताऊं 1776 ईस्वी में, अब बताओ 1776 ईस्वी किस सदी के अंदर आएंगे? 18वीं सदी के अंदर आएगा। ठीक है, 1776 ईस्वी में अमेरिका 13 राज्यों के संयुक्त गठबंधन से एक तरह से कह सकते हैं एक महासंघ का रूप धारण किया, कॉन्फेडरेशन का। यस, 1776 ईस्वी में अमेरिका आजाद हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था से अपने को स्वतंत्र घोषित किया। और फिर उन दिनों अमेरिका में कुल 13 राज्य हुआ करते थे। 13 राज्यों ने आपस में मिलकर, 13 राज्यों द्वारा आपस में मिलकर एक महासंघ का निर्माण किया गया, एक महासंघ निर्मित किया गया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन। और चूंकि 13 राज्य संयुक्त रूप से मिलकर एक कॉन्फेडरेशन बनाए, तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूएस कॉन्फेडरेशन। मतलब अब नहीं, उन दिनों बोला करते थे यूएस कॉन्फेडरेशन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका महासंघ। ठीक है, अब कॉन्फेडरेशन एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर होती है। फेडरल स्ट्रक्चर की अपनी खासियत होती है। मैं भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि बताने के क्रम में आपको बताया हूं कि फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी किसे कहते हैं, है ना, यूनिटरी किसे कहते हैं, क्वासी फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी का क्या मतलब होता है। ये सब कुछ हम लोग काफी विस्तार से समझे हैं पीछे के एपिसोड्स में, अगर आप नियमित रूप से उसे फॉलो किए होंगे तो देखो, आज भी हम लोग कहते हैं कि संघीय राज व्यवस्था का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल अमेरिकी राज व्यवस्था है। और उसकी वजह यहाँ आपको दिख रही होगी, क्योंकि जो यूएस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यूएस की जो राजनीतिक संरचना है, आपको नहीं लगता कि ये अपने मूल में ही संघात्मक है? अपनी फाउंडेशन में ही ये संघात्मक है, क्योंकि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का सृजन ही बेसिकली 13 राज्यों के संयुक्त समन्वय से हुआ। ये 13 राज्य आपस में मिलकर गठबंधन किए और कहे कि हम अपने साझे हितों को तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब एक साथ मिलकर रहेंगे। और इस तरह से एक साथ मिलकर इन लोगों ने कॉन्फेडरेशन बनाया। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि जो संघ बनता है, संघ की तुलना में जो संघ की इकाइयां होती हैं ये ज्यादा ताकतवर होती हैं। समझ रहे मेरी बात? यानी सेंटर की तुलना में ये जो स्टेट्स हैं ये ज्यादा पावरफुल होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे इन्हें लगा कि सेंटर के साथ जो स्टेट्स की बॉन्डिंग है, इसकी डिग्री को और बढ़ावा देना चाहिए, इसे और मजबूत बंधन बनाना चाहिए। समझ रहे हैं? और आगे चलकर ये जो कॉन्फेडरेशन है ये बेसिकली फेडरेशन की शक्ल ले लिया। फेडरेशन की यानी परिसंघ की शक्ल ले लिया। और परिसंघ में क्या होता है? परिसंघ में आपको बताऊं, सेंटर और स्टेट्स दोनों लगभग बराबर की शक्तियां रखते हैं। हालांकि
अमेरिकी परिसंघ में यह देखा गया है कि सामान्यतः सेंटर और स्टेट्स के पास बराबर की शक्तियां हैं, लेकिन कुछ मायनों में अगर देखा जाए तो स्टेट के पास आपको ज्यादा शक्तियां दिख जाएंगी। वजह, स्टेट के पास ज्यादा शक्तियां इसलिए दिख जाती है क्योंकि मूल रूप से ये महासंघ हुआ करता था, कॉन्फेडरेशन हुआ करता था, और तब राज्यों के पास केंद्र की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। जब धीरे धीरे केंद्र के साथ इसकी अलाइनमेंट और बढ़ी, केंद्र के साथ एक तरह से इसकी अफिनिटी और बढ़ी, तो बढ़ने के क्रम में ये कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन हो गया। फिर भी चूंकि अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स स्टेट के पास है अभी भी अमेरिका में, इसलिए स्टेट में देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जो संघ की इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, वो केंद्र की तुलना में थोड़ा शक्तिशाली है ना। तो ये थोड़ा लगभग आप कह सकते हैं कि बराबर के समतुल्य ही मान लिया जाता है। तो सीधी सपाट भाषा में बोल दिया जाता है कि सेंटर स्टेट्स दोनों के पास बराबर की शक्तियां है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि कई मामलों में राज्य संघ से अभी भी मजबूत हैं। हाँ, लेकिन उतने मजबूत नहीं है जितने कॉन्फेडरेशन के दौरान हुआ करते थे। ठीक है, और इस मजबूती की बुनियाद में एक और बात है, आपको बताऊं, ये जो यूएस के अंदर जो पहले कॉन्फेडरेशन था, अब ये कॉन्फेडरेशन से क्या हो गया है, फेडरेशन हो गया है। और फेडरेशन में तब्दील होते ही सेंटर और स्टेट्स लगभग बराबर की शक्तियां अपने पास रखे हुए हैं। और एक और बात, जब तक ये कॉन्फेडरेशन था तब सेंटर से स्टेट्स बहुत पावरफुल थे ही थे, साथ ही साथ सेंटर और स्टेट के बीच जो ये रिलेशनशिप है, ये जो बॉन्डिंग हुआ करती थी, ये किसी लीगल एग्रीमेंट की बुनियाद पर नहीं थी। लेकिन जैसे ही यूएस कॉन्फेडरेशन फेडरेशन में तब्दील हुआ, यूएस महासंघ परिसंघ में तब्दील हुआ, सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग की बुनियाद लीगल एग्रीमेंट बनी। समझ रहे हैं? और जैसे ही लीगल एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इनकी बॉन्डिंग को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, अब यह तय हो गया कि संघ की इकाइयां, यहां संघ बोले तो परिसंघ की इकाइयां, अब परिसंघ से अलग नहीं हो सकती। परिसंघ की इकाइयां परिसंघ से अलग नहीं हो सकती। समझ रहे मेरी बात? मीन्स नाउ अंडर यूएस फेडरेशन द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन कैन नॉट secede themselves फ्रॉम द फेडरेशन। अब राज्य संघ से अलग, परिसंघ से अलग नहीं हो सकते। जब तक ये कॉन्फेडरेशन था तब तक कभी भी राज्य परिसंघ से, महासंघ से सॉरी, अलग हो सकते थे। लेकिन जैसे ही ये फेडरेशन बन गया, अब यूनिट्स सेंटर से अलग नहीं हो सकती। तो वर्तमान वास्तु स्थिति अमेरिकी संघीय ढांचा का कुछ इसी तरह का है। यानी जो यूएस फेडरल स्ट्रक्चर है, यूएस फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है इस समय? परिसंघीय है, फेडरेशन है। परिसंघीय व्यवस्था में क्या होता है? सेंटर और स्टेट्स दोनों लगभग बराबर की शक्तियों का लुत्फ उठाते हैं। स्टेट्स कभी भी सेंटर से खुद को सिसीड नहीं कर सकता, डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? और सेंटर और स्टेट्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो मूलतः वैधानिक समझौतों की बुनियाद पर टिकी हुई है। और यही जो वैधानिक समझौते की बुनियाद है, ये संघ की इकाइयों को, आई मीन परिसंघ की इकाइयों को परिसंघ से अलग होने की इजाजत नहीं देता। अगर परिसंघ की कोई भी इकाई परिसंघ से अलग हो जाएगी तो वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में वो अपना अस्तित्व खो बैठेगी। उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक वह परिसंघ का हिस्सा है। समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली अमेरिका की राज व्यवस्था की प्रकृति है। अमेरिकी राज व्यवस्था की प्रकृति है। कैसी है प्रकृति इसकी? परिसंघीय है, फेडरेशन टाइप है ना। तो चलो, और ये भी हमने देख लिया कि अमेरिकी राज व्यवस्था की जो प्रकृति हम वर्तमान में देखते हैं, अगर देखा जाए तो यह बुनियादी रूप से ही फेडरल है। भाई, फेडरल स्ट्रक्चर के 3 स्वरूप होते हैं: यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। समझ रहे हैं? जो भारत में फेडरल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसका नाम यूनियन है। जो अमेरिका में शुरू में पाया जाता था उसका नाम कॉन्फेडरेशन था, लेकिन जो वर्तमान में हो गया है उसका नाम फेडरेशन है। तो शुरू में भी कॉन्फेडरेशन था, तो कॉन्फेडरेशन तो फेडरल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है ना। तो बुनियादी रूप से ही अमेरिकी राज व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है ना। अब देखिए,
वर्तमान में जो यूएस फेडरेशन है, यूएस फेडरेशन, चूंकि शुरू में तो कुल 13 इकाइयां थी, 13 स्टेट्स थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 50 हो गई है। तो इस समय अमेरिकी परिसंघ की कुल इकाइयों की संख्या 50 है। अगर आपसे कोई कहे कि इंडियन यूनियन की यानी भारतीय संघ की इकाइयों की संख्या कितनी है, तो फिलहाल 28 है। 28 राज्य जो संघ के साथ शक्तियों के विभाजन में शरीक होते हैं। क्लियर है? तो भारतीय संघ में कुल 28 इकाइयां हैं। अमेरिकी परिसंघ की कुल कितनी इकाइयां हैं? क्या जवाब देंगे आप? 50 इकाइयां हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली ये अमेरिकी राज व्यवस्था की प्रकृति रही, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत हम लोगों ने अब तक जो पहली बात समझी, यानी अमेरिकी संवैधानिक योजना के तहत जो पहली बात निकल कर आई वो ये है कि अमेरिकी राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? परिसंघीय है। परिसंघीय। क्लियर है? और तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संघीय है। है ना? चाहे राज व्यवस्था की प्रकृति संघीय हो, परिसंघीय हो या महासंघीय हो, ये सब के सब क्या होते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर के ही अलग अलग स्वरूप होते हैं, यानी संघात्मक ढांचे के ही अलग अलग स्वरूप हैं। संघात्मक ढांचे के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं: संघ, परिसंघ तथा महासंघ। संघ को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन, परिसंघ को फेडरेशन और महासंघ को कॉन्फेडरेशन। इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको विस्तार में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। दूसरी अहम बात आप देखेंगे अमेरिकी संवैधानिक योजना के तहत, तो वहां पर सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप अपनाया गया है, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कैसा अपनाया गया है? इंडिया में सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपनाया गया है ना? जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है इंग्लैंड की, आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की तर्ज पे भारत में सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपनाया गया है। अब देखिए, संसदात्मक स्वरूप के बारे में हम लोग सीख चुके हैं पहले, अध्यक्षात्मक स्वरूप पर भी नो डाउट हमने चर्चा करी है। फिर भी एक बार, क्योंकि अमेरिकी संवैधानिक योजना पढ़ रहे हैं तो एक बार तो बनता है अध्यक्षात्मक स्वरूप पे रोशनी डालना। देखो, सरकार के अध्यक्षात्मक स्वरूप के अंदर 2-3 अमूलचूल बातें देखी गई है। पहली बात, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा और साथ ही साथ हेड ऑफ स्टेट, ये एक ही व्यक्ति होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट। तो आपको बताऊं, अमेरिकी संवैधानिक योजना में, है ना,
अमेरिकी सरकार का मुखिया अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, साथ ही साथ अमेरिका का संवैधानिक प्रमुख यानी राज्य का मुखिया भी अमेरिका का राष्ट्रपति ही होगा। वही अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आप बात करें, सरकार के संसदात्मक स्वरूप की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट ये दोनों दो अलग अलग लोग होते हैं। इसे हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, जबकि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है ना। क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह से रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, जबकि इंग्लैंड में मोनार्किकल डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पर इंग्लैंड में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इंग्लैंड का मोनार्क होता है, राजा या रानी। लेकिन हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो निर्वाचित होता है, वंशानुगत पद नहीं होता है ना। तो देख रहे हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग इंडिविजुअल, हेड ऑफ स्टेट अलग इंडिविजुअल। एक ही व्यक्ति इन दोनों पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन दोनों ही पोजीशन को एक ही व्यक्ति ऑक्युपाई करता है, और वो कौन होता है? राष्ट्रपति। अब चूंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिहाजा अमेरिकी सरकार का मुखिया भी अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, और अमेरिका का संवैधानिक प्रमुख भी यानी राज्य प्रमुख भी कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो संवैधानिक प्रमुख होता है, इसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, नॉमिनल पावर्स, समझ रहे हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती है, एक्चुअल पावर्स, समझ रहे हैं। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास वास्तविक शक्तियां हैं, है ना। संविधान का मुखिया तो है ही है, साथ में सरकार की भी सभी शक्तियां उसी के हाथ में होती है, और बहुत पावरफुल होता है अमेरिका का राष्ट्रपति। देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में उसकी महती भूमिका होती है। जिस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक उसी तरह अमेरिका के अंदर या फिर कहीं भी जहां अध्यक्षीय व्यवस्था हो, प्रेसिडेंट के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है, यानी राष्ट्रपति की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद, और यहाँ संसदीय में प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद। और प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद को विधायिका के प्रति, है ना, लेजिस्लेटिव के प्रति या फिर कह लीजिए पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को किसी विधायिका के प्रति जवाबदेह रहने की आवश्यकता नहीं है। और पता आवश्यकता क्यों नहीं है? इसलिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अगुवाई वाली जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद में जो सदस्य आते हैं वो पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के डिस्क्रेशन पर निर्भर करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दे सकता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद में नहीं जगह दे सकता। ये केवल उसी को मंत्रिपरिषद में जगह देगा जो लेजिस्लेचर भी हो, यानी जो विधायिका का भी सदस्य हो। आपने देखा होगा, अगर कोई किसी व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दे देते हैं, उन्हें कोई मंत्रालय अलॉट कर देते हैं, मंत्री बना देते हैं, और पता चला कि वो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसके लिए एक समयावधि तय है कि 6 महीने के भीतर भीतर उस व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो सदस्यता नहीं लेते हैं तो 6 महीने की समयावधि के समापन उपरांत उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नहीं होती। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं वे बेसिकली सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, कलीग्स होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की अगुवाई वाले मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री होते हैं ये बेसिकली राष्ट्रपति के सहयोगी नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ। राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें बाहर कर सकता है, जब चाहे किसी नए व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में जगह दे सकता है।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मूलतः वहाँ की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक स्वरूप है। तो अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री की तुलना में अमेरिकी व्यवस्था के अंदर जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसकी मंत्रिपरिषद पर विधायिका का अंकुश नहीं होता, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद पर विधायिका का अंकुश होता है ना। यही आपको मालूम होगा कि हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है उसे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, जवाबदेह रहना पड़ता है, और मंत्रिपरिषद अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में तभी तक बने रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मिलता रहे, लोकसभा का कॉन्फिडेंस मिलता रहे। वंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, इट वुड हैव टू बी फॉलन डाउन। अगर लोकसभा के विश्वास को मंत्रिपरिषद खो बैठती है तब उस स्थिति में मंत्रिपरिषद कोलैप्स हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकी विधायिका का विश्वास मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद पर कोई आंच नहीं आनी है, कोई असर नहीं पड़ना है। और यहीं पर लगे हाथ एक बात और समझ लीजिए, बार बार हम लोग भारतीय विधायिका अमेरिकी विधायिका की बात कर रहे हैं, तो देखिए इंडियन जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है ना, इसके दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरह अमेरिका की जो केंद्रीय विधायिका है, यूएस सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ये भी बाई कैमरल है। एक को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सीनेट। समझ रहे हैं? तो ये अमेरिकी विधायिका के दो सदन हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश की केंद्रीय विधायिका अगर द्विसदनात्मक है तो भरसक ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति संभव है फेडरल हो, क्योंकि जहां कहीं भी फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होता है केंद्रीय विधायिका सदैव द्विसदनीय होती है। हाँ, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय है, तो वहां पर जो द्वितीय सदन है उसकी अरेंजमेंट के लिए कोई दूसरा आधार उस देश के संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित किया गया होता है। जैसे आप इंग्लैंड की संसद को भी द्विसदनात्मक पाते हैं, है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगर आप ब्रिटिश सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, ब्रितानी केंद्रीय विधायिका की, तो इसके भी दो हाउस हैं, है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हम लोग लॉर्ड सभा कहते हैं। देखिए ये जो लॉर्ड सभा है नो डाउट ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर हाउस है, लेकिन ये एक तरह से निरर्थक हाउस है, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो पुरानी परंपराएं हैं उन परंपराओं को ढोने का एक जरिया है। इसके माध्यम से वे अपनी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं, और पुरानी परंपराएं इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि उनका मानना है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो आज भी हमें फक्र महसूस करने का मौका देती है, और दे भी क्यों नहीं भाई, अपनी पुरानी परंपराओं के दम पर ही तो उन्होंने कमोबेश पूरे विश्व पर अपनी हुकूमत जताई। तो इसलिए वे अपने ट्रेडिशंस को लेकर, खास करके जो ब्रितानी लोग होते हैं वो बड़े सचेत होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उन्हें वे अपनी रूढ़ियों को, अपनी प्रथाओं को व्यक्त करने के लिए अपर हाउस रखे हुए हैं। जबकि नॉर्मली जिस देश के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है अक्सर वहां की राज व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक होती है, और संघात्मक प्रकृति वाले देशों में जो अपर हाउस होता है ये मूलतः संघीय ढांचे को डिनोट करता है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए यह हाउस बनाया जाता है। जैसे हिंदुस्तान में ही ये जो लोकसभा है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एट सेंट्रल लेजिस्लेचर। केंद्रीय विधायिका के स्तर पे भारत के लोगों की प्रतिनिधि मूलक संस्था है लोकसभा, जबकि राज्यसभा केंद्रीय विधायिका के स्तर पे भारत के राज्यों की प्रतिनिधि मूलक संस्था है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स एट सेंट्रल लेवल, राइट। ये राज्यों की प्रतिनिधि मूलक संस्था है, यानी हमारी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, जबकि लोकसभा में लोक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये मूल फर्क है। राज्यसभा ओरिजिनली हमारे यहाँ जो डिजाइन की गई है इसका
तात्पर्य ही यही है कि इसके माध्यम से हम संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, simply to ensure the representation of the units of Indian Union, which is a kind of a sort of federal, federal body or federal format. Union is basically a kind of federal format. As I told you earlier, that there are altogether three different formats of federal structure. One is union, other one is federation, and third one is confederation. India has one of them, like union type federal structure. And under union type federal structure, it is obligatory that the units of federation must also be represented at central legislature. That's why we have designated, or we have formulated, an institutional arrangement in the form of Rajya Sabha to ensure the representation of the units of our federal structure. And no doubt, the units of our federal structure are what? The states only. तो हमारी फेडरल ढांचे में जो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो यूनिट्स हैं, जो संघ की इकाइयां हैं, वो मूलतः राज्य हैं, और राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सुनिश्चित होता है। ठीक उसी तरह चूंकि अमेरिका में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, तो अमेरिका में अमेरिकी लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सुनिश्चित होता है, प्रतिनिधि सभा में, और सीनेट सभा में अमेरिकी राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। आगे हम बात करेंगे इस पे जब अमेरिका और भारत दोनों की विधायिका का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन सी बातें होती है, चाहे फेडरल स्ट्रक्चर यूनियन प्रकार का क्यों ना हो, फेडरेशन क्यों ना हो, कॉन्फेडरेशन क्यों ना हो, कुछ अमूलचूल बातें उभयनिष्ठ होंगी इन तीनों ही स्वरूपों में। जैसे देश की केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय होगी, बाईकैमरल होगी, हर हाल में होगी। इंग्लैंड में अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं होता तो भी वहां की राज व्यवस्था के संचालन में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होती। ये शौकिया तौर पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रखे हुए हैं, समझ रहे हैं। एक तरफ तो रूल ऑफ लॉ की अवधारणा व्यक्त करके ये अपने आप को डेमोक्रेसी का जनक मानते हैं, दूसरी तरफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स रख के ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक विरोधाभास व्यक्त करते हैं। खैर, ये उनकी अपनी पसंद है, हर देश अपनी पसंद के अनुसार अपनी राज व्यवस्था की प्रकृति का चयन करता है, आप इस पे उंगली नहीं उठा सकते। हम भारतीयों ने भी अपनी पसंद के अनुसार अपने लिए राज व्यवस्था की प्रकृति चुना, और वो यूनियन प्रकार की संघीय प्रकृति चुना। एनीवे, तो ये जो सीनेट है, सीनेट के माध्यम से अमेरिकी परिसंघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है केंद्रीय विधायिका के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कॉमन सी बातें होती हैं, एक बार देख लीजिए कौन कौन सी बातें। जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर होगा, है ना, संघीय ढांचा होगा। अब संघीय ढांचा ये कुछ भी हो सकता है, यूनियन प्रकार का हो सकता है, फेडरेशन प्रकार का हो सकता है, कॉन्फेडरेशन प्रकार का हो सकता है। ये तीनों के तीनों संघीय ढांचे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह के ढांचे में कुछ कॉमन बातें आपको देखने को मिलेगी। पहली बात, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होगा, जो केंद्रीय विधायिका होगी, वो बाईकैमरल होगी। बाईकैमरल यानी द्विसदनीय, हर हाल में द्विसदनीय होगी। राज्य विधायिका आवश्यक नहीं है, केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय होनी चाहिए। दूसरा, संघ, परिसंघ या महासंघ जो भी हो, उसकी इकाइयां उसके साथ शक्तियां साझा करेंगी, यानी डिवीजन ऑफ पावर की संकल्पना आपको दिखेगी, शक्तियों का विभाजन। यह आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात क्या दिखेगी? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। फेडरल स्ट्रक्चर का कोई भी स्वरूप हो, अगर देश की राज व्यवस्था की प्रकृति फेडरल है तो आपको संविधान की सर्वोच्चता की झलक मिलेगी, संविधान की सर्वोच्चता। क्लियर है? अगली महत्वपूर्ण बात, जिस देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर होगा, समझ लेना उस देश का संविधान हर हाल में लिखित होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन नहीं होना चाहिए, लिखित संविधान। अब आपसे अगर कोई पूछे कि माना कि किसी देश का संविधान अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर हो सकता है? या यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन वहां एग्जिस्ट कर सकता है? सीधे सीधे आपका जवाब होगा किसी भी कीमत पे नहीं। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? हर हाल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है, शुरू के एपिसोड्स में मैं पढ़ा चुका हूं।
आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं, काफी विस्तार से हमने पढ़ा है उसको। इसके अलावे संविधान में अनम्यता का अंश जरूर होना चाहिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कठोरता का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान ही कठोर हो, कठोरता का अंश भी हो तो भी बात बन जाएगी, तो भी बात चलेगी। और अगली जो अहम बात है वो है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयी प्राधिकारिता। ये सब कुछ मैं पीछे के एपिसोड्स में आपको बता चुका हूं, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स होनी चाहिए। इसके अलावे फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना, तो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये एक ऐसी न्यायपालिका जिस पर विधायिका व कार्यपालिका का एक तरह से कह सकते हैं एनक्रोचमेंट न हो, विधायिका व कार्यपालिका के दबाव में काम ना करे, स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हो। ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी जहां फेडरल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, फेडरल स्ट्रक्चर। तो बात चाहे इंडिया की हो, बात चाहे अमेरिका की हो, ये कुछ उभयनिष्ठ बातें हैं, कॉमन बातें हैं जो दोनों ही राज व्यवस्थाओं में आपको देखने को मिलती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड के अंदर अमेरिकी संवैधानिक योजना का भारतीय संवैधानिक योजना के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम लोग केवल दो पहलुओं पर विचार किए। पहला पहलू रहा अमेरिकी संवैधानिक योजना के तहत अमेरिकी संविधान की प्रकृति अथवा अमेरिकी राज व्यवस्था की प्रकृति, जो हमने देखा परिसंघीय प्रकार का, और उसका जब भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया तो हमने पाया कि भारत में संघीय प्रकार की राज व्यवस्था की प्रकृति है, यानी यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर, जबकि अमेरिका में फेडरेशन है। ठीक है। दूसरी बात हमने देखी सरकार के स्वरूप को लेकर, अमेरिका में सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप है जबकि भारत में सरकार का संसदात्मक स्वरूप है ना। और अध्यक्षात्मक स्वरूप में जो पहली अहम बात हमने देखी वो ये है कि वहां पर एक ही व्यक्ति सरकार का भी मुखिया होता है और संविधान का भी मुखिया होता है, प्रधान होता है, जबकि भारत में संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और केंद्रीय सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, और सरकार के मुखिया के पास ही वास्तविक शक्तियां होती है संसदीय व्यवस्था में। समझ रहे मेरी बात। अमेरिकी व्यवस्था में चूंकि एक ही व्यक्ति सरकार व संविधान दोनों का मुखिया है, लिहाजा वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होंगी, सीधी सी बात है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात हमने देखी यहाँ कि भारत में चूंकि कार्यपालिका के सदस्य यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सदस्य केंद्रीय विधायिका से लिए जाते हैं, लिहाजा उन्हें केंद्रीय विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। अगर सामान्य अर्थों में कहें तो केंद्रीय विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, और अगर थोड़ा पार्टिकुलर होकर बोले, विशिष्ट अर्थों में बोले, तो हम पाते हैं कि लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। यानी जब तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल होता रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद अपने अस्तित्व में बरकरार रहेगी, अन्यथा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनती है उसे अमेरिकी केंद्रीय विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं रहना पड़ता। आपको बताऊं, अमेरिकी केंद्रीय विधायिका का नाम कांग्रेस है, भारतीय केंद्रीय विधायिका का नाम क्या बोलते हैं? भारत की संसद बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो अमेरिका में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करने के लिए व्यापक एक तरह से अधिकार प्राप्त है। वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, एक अति सामान्य व्यक्ति को, एक कह सकते हैं एक सिंपल से मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुला के वो देश का एक तरह से चिकित्सा मंत्री बना सकता है। एक सिंपल से एक प्रोफेसर को बुलाकर वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय दे सकता है, एडुकेशन मिनिस्ट्री दे सकता है, और उसकी मंत्रिपरिषद के जो भी लोग होंगे जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस से लिए जाएं, यानी प्रतिनिधि सभा या सीनेट से लिए जाएं। अब जाहिर सी बात है, जब मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका की श्रेणी से नहीं आते, लिहाजा उन्हें विधायिका के प्रति जवाबदेह रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मूलतः यहाँ फर्क है। तो हम लोगों ने दो पैरामीटर्स पे अमेरिकी संवैधानिक योजना व भारतीय संवैधानिक योजना का तुलनात्मक अध्ययन आज पढ़े।
एक राज व्यवस्था की प्रकृति के लिहाज से, राज व्यवस्था की प्रकृति को ही संविधान की प्रकृति भी बोला जाता है। दूसरा, सरकारों के स्वरूप के आधार पर, उनके यहाँ अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ सरकार की कौन सा फॉर्मेट देखने को मिलता है, संसदीय स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक, अन्य कारकों पे अभी तमाम कारक हैं, अभी कम से कम हम लोग 7-8 अलग अलग कारक अभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में ये सारे नहीं होंगे, काफी लेंदी हो जाएगा, आपको भी पढ़ने समझने में दिक्कत आएगी, बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आज के लेक्चर को मैं यही रोकता हूं, है ना। यही कड़ी आगे कंटिन्यू रहेगी अमेरिकी संवैधानिक योजना के नाम से, और अगले 3-4 एपिसोड में हम लोग अमेरिकी संवैधानिक योजना का भारतीय संवैधानिक योजना के साथ तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।